देवरानी की रोटी जेठानी के चावल। बहुओं, दिव्या और सिया, मेरी बात सुनो। तुम जानती ही हो कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो कल तुम्हारी दोनों ननद रहने आ रही है। मैं ये बता रही थी। क्या दोनों ननद आ रही हैं? इसका मतलब उन दोनों की खातिरदारी काम। हे भगवान, गर्मी में इतने लोगों की रोटी मैं नहीं बना सकती हूँ। अच्छा ही है माँ जो ननद जी ने आने का मन बनाया। इसी बहाने घर में थोड़ी रौनक सी हो जाएगी। ठीक है, हम दोनों मिलकर कल के लिए सारी तैयारी कर लेंगे। फिलहाल आप बताएं कि आज क्या बनेगा। माँ, आज क्यों ना मसाले के चावल बना ले। गर्मी भी बहुत है, ऐसे में कौन ही खड़े होकर रोटी बनाएगा। नहीं सिया बहू, तू तो जानती है कि हमारे घर में ये चावल वावल कहाँ ही खाए जाते हैं। अगर बना भी दिए तो कोई नहीं खाएगा। नहीं नहीं, चावल वावल नहीं, रोटी ही बनाना। तो ठीक है माँ जी, रोटी दिव्या बना लेगी। मेरे बस की नहीं ऐसे गर्मी में रोटी सेकना। चावल खाने हो तो बता दो, मैं बना दूं, नहीं तो रोटी तो दिव्या ही डाल देगी। नहीं भाभी, जब चावल कोई खाएगा ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा। मैं रोटी ही बना दूंगी और साथ में माँ जी आलू की सब्जी। सही है? हाँ सही है बहू। हेमा की बात सुनकर दिव्या रसोई में सभी के लिए खाना बनाने को चली गई। दिव्या और सिया दोनों हेमा की बहुएं थीं, जिनमें सिया बड़ी तो थी लेकिन उसे परिवार का ज्यादा ख्याल नहीं था। वहीं दिव्या सभी के बारे में सोचती थी और वो निहायत ही साफ दिल की थी। आज भी दिव्या ने खड़े होकर पूरे परिवार के लिए रोटी सब्जी बनाई, जबकि सिया ने इस सब में उसकी जरा भी मदद नहीं की। ऐसे ही अगले दिन मेरी बेटी आ गई। अरे रे, मेरी नवासी नवासा भी आए हैं। आ जाओ बच्चों, अंदर आओ। दामाद जी, आप भी अंदर आ जाओ। हेमा ऐसे ही स्वागत करते हुए अपनी दोनों बेटी दामादों को अंदर ले आई। माँ, जल्दी से ठंडा पानी लाओ, बहुत गर्मी लग रही है। लो ननद जी, पियो पानी। माँ जी, अब तो दोनों ननद जी भी आ गई हैं। अब बताएं मैं क्या बनाऊं? कहो तो वेज बिरयानी बना दूं। नहीं नहीं भाभी, चावल नहीं। दीदी आई हैं तो आज तो कढ़ाई पनीर के साथ पूरी और आलू मटर के साथ रोटी बनाना, वही खाएंगे हम लोग। अच्छा माँ जी, जरा साइड तो आना। हाँ बोल। माँ जी, इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने सारे लोग। अगर ये सभी चावल खा लेंगे तो सही है, नहीं तो मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ। तू रोटी नहीं बनाएगी और ये लोग चावल नहीं खाएंगे तो फिर सभी को क्या खिलाऊंगी? बाहर से रोटी मैं मंगवा नहीं सकती, नहीं तो दोनों दामाद कहेंगे कि ससुराल जाकर किसी से खातिरदारी में 4 रोटी भी नहीं डाली गई। माँ जी आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, कोई नहीं, मैं रोटी सब्जी बना दूंगी। हाय मेरी बहू हर चीज का ख्याल रखती है। ठीक है, तू रोटी सब्जी बना लेना और सिया तू थोड़े से चावल भी बना लेना, जरा अच्छे लगेंगे। हेमा की बात को सुनकर दोनों बहुएं रसोई में गईं। गर्मी का मौसम था, ऐसे में सिया तो जल्दी से जरा से चावल चढ़ाकर निकल आई, लेकिन दिव्या का काम बहुत ज्यादा था। मैं, माँ जी, जेठानी जी, चारों ननद जी, देवर जी, दोनों ननद जी के पति, बच्चे, पापा, हे भगवान कितने सारे लोग हैं। कम से कम 50 रोटियां बनेंगी। मुझे आटा भी बड़े बर्तन में ही लगाना पड़ेगा। दिव्या बेचारी गर्मी में सभी के हिसाब से आटा लगाने लगी। बड़ी ही मेहनत से सभी का आटा गूंथ जाने के बाद उसने सब्जी की तैयारी की। हे भगवान, मेरा तो सारा पानी इस आटे को लगाने में ही निकल गया, लेकिन अभी तो ये मेहनत से रोटी बनानी बाकी है। चल दिव्या, काम पर लग जा। दिव्या ने ऐसे बोलकर रोटी बनाना शुरू कर दिया। इस बीच वो पूरी पसीने में नहा गई। कुछ देर के बाद सिया रसोई में अपने चावल देखने आई। अरे हाँ, चावल तो नरम हो गए हैं। अरे दिव्या, तुम्हें कितना पसीना आ गया है। और बनो महान कि तुम ही सारी रोटियां बना दोगी। सिया दिव्या की मदद करने के बजाय और उसे ताना मारकर चली गई। किसी तरह दिव्या ने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को उसने खाना खिलवाया। जिस बीच घरवाले दिव्या की बनाई हुई रोटियों को सारा ही खाना खा गए और दिव्या को बस चावल ही चावल खाने पड़े। ऐसे ही अगले दिन। माँ, कल मैंने पूरी 45 रोटियां बनाई थी जो कि कम पड़ गई। अब आप मुझे बताएं कि आज मैं कितनी रोटी बनाऊं। बहू, 9 लोग तो घर में हम ही हैं, फिर 6 लोग तेरी नंदों की फैमिली के हो गए हैं, और आज तो दोपहर से पहले तुम्हारी बुआ सास का परिवार भी घर आ रहा है। तुम ना दुगनी रोटी बनाना, तभी पूरा पड़ पाएगा। सब्जी वगैरह सिया बना देगी। माँ जी, आपको बात समझ नहीं आती है क्या? अगर चावल बनवाने हो तो मुझसे बोलो, मैं 70 लोगों के लिए भी चावल बनाने से नहीं डरूंगी, लेकिन रोटी सब्जी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अगर बहू को फिक्र है तो बाहर से बना लो, क्योंकि मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है। सिया के साफ मना करने के बाद अब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था।
दिव्या ने ही सभी के लिए आज फिर से रोटी सेकने की जिम्मेदारी ले ली, जिसके लिए वो आज सुबह से ही लग गई थी। दोपहर तक जाकर दिव्या ने सभी के लिए रोटी बनाई। अब बुआ सास का परिवार भी आ चुका था, तो फिर दोनों बहुओं ने मिलकर सभी को खाना खिलवाया। भाई वाह, गर्मी में हल्के मिर्च मसालों का खाना और हाथ की रोटी, मजा ही आ गया। लगता है कि इस बेचारी ने इतनी रोटियां बनाई हैं, तभी तो इसकी हालत बिल्कुल खराब दिख रही है। जया को दिव्या का चेहरा दिख गया था। ऐसे ही सिलसिला चला। रोज दोनों वक्त की रोटी देवरानी बनाती और जेठानी जरा से चावल बनाकर फरार हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज हेमा सभी मेहमानों को बाहर घुमाने लेकर जा रही थी। माँ जी, आप सभी बाहर जा रहे हो? इसका मतलब खाना क्या आज सभी बाहर ही खाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, तेरी बुआ सास है ना, उन्हें तो बाहर के खाने से सख्त नफरत है। कोई भी बाहर खाना नहीं खाएगा, लेकिन सभी चले जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? एक काम कर दिव्या, तू यहीं रुक जाओ, रोटी सब्जी बना ले, मैं बस कुछ ही देर में इन सबको घुमा कर आ रही हूँ। हेमा ने जैसे बोला दिव्या ने वैसे ही किया। वो घर में ही खाना बनाने को अकेली रुक गई और सिया समेत सभी मेहमान और घर वाले घूमने को निकल गए। पूरा परिवार गर्मी में शाम में सबसे पहले एक पार्क में पहुंचा, जहां उन सभी ने आइसक्रीम खाई। मेरा पुराना शहर आज भी उतना ही सुंदर है जैसे पहले था। यहाँ कितना सुकून भी है। आपका फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है? मुझे ये शादी से पहले पसंद था। सभी ने ऐसे ही मजे किए। पार्क घूमकर वो सभी रेस्टोरेंट गए, जहां सभी ने एक एक बर्गर खाया और फिर उन्होंने अपने घर का रुख किया। एक तरफ जहां घर वाले मजे कर रहे थे, वहीं बेचारी दिव्या सभी के लिए गर्मी में रोटियां बनाने में बिजी थी। अरे दिव्या बहू, खोल भी दे। माँ जी आ गए आप लोग। दिव्या बेटा, तू घर में है? तू यहाँ क्या कर रही है? बुआ सास जी, मैं सभी के लिए खाना बनाने को रुकी थी, खाना बस तैयार ही है, आप लोग खा लीजिए। दिव्या की बात सुनकर जया ने सिया को घूर कर देखा। क्यों री बहू रानी, बस दिव्या ही इस घर की बहू है, तो कुछ नहीं लगती हम लोगों की? क्या हो गया? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि रोजाना रोटी सब्जी वो भी इतने सारे लोगों में दिव्या ही कर रही है। तेरा कोई फर्ज नहीं है? बोल। क्यों नहीं है? और मैं क्या मना करती हूँ खाना वाना बनाने को? बस यही शांत हो जा। अगर तू मना नहीं करती है ना तो ठीक है, कल का खाना तू बनाएगी और चावल नहीं, रोटी सब्जी। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिया खाना बनाने को मान गई। बस फिर क्या था। जैसे ही अगला दिन निकला, जया ने सिया को ही दोपहर के खाने का मेन्यू सौंप दिया। सिया भी अच्छी बनने को रसोई में आ गई। और ये क्या, मैंने क्यों अपने ही पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? कितनी सारी रोटी बनानी पड़ेगी अब। हाँ। सिया सभी लोगों की रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई। अभी उसने आटा ही गूंथा था जो उसकी हालत खराब हुई। आज तो मेरा सारा दम ही निकल जाना है। चलो, ध्यान नहीं देती, झटपट रोटी बनाकर हट जाती हूँ। सिया बेचारी रोटी बनाने को खड़ी तो हुई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी हालत खराब हो गई। अब सिया के खड़े होने की बस की बात नहीं थी। वो जैसे जैसे रोटी डाल रही थी कि पीछे से दिव्या आ गई और बोली, भाभी कितनी रोटी बन गई? अभी तो 10 ही बनी है। हटिए, अब थोड़ी सी रोटी मैं डाल देती हूँ। वैसे भी इतनी सारी रोटी बनाना आसान काम नहीं है। तुम मेरी मदद करवाओगी? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या ने ऐसे बोलकर सिया के साथ काम करवाना शुरू किया। अब सिया को एहसास हो रहा था कि उसने दिव्या के साथ कितना गलत किया था। अब उसे दिखाई दे रहा था कि जिस लड़की को वो हमेशा कामों में अकेले धकेले रखती थी, वो आज उसके ही काम में हाथ बटा रही थी। तुम मेरी मदद क्यों करवा रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुमने तो कितने वक्त इतनी सारी ही रोटियां बनाई हैं दिव्या। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये काम आसान नहीं है भाभी। अब ये सब छोड़िए, घर परिवार में तो मिलकर ही काम करना चाहिए। चलिए मिलकर सभी को खाना खिलाते हैं। दिव्या की बात से सिया को आज काफी सीख मिली। आज के बाद से अब कभी सिया ने दिव्या को अकेले काम में नहीं धकेला। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम किया करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कितने हरे हरे कच्चे कच्चे आम ठेलों पर बिक रहे हैं। अगर ससुराल ना जाना होता तो अभी कार से भागती हुई जाती और इन कच्चे आम को खरीद कर इनके गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खाती। क्या हुआ सुहानी जी, कुछ सोच रही हैं आप? वो घर कब तक आएगा आलोक जी? बस आने ही वाला है। बस ठीक है, फिर तो जल्दी जल्दी घर पहुंचूं ताकि मैं घर जाते फटाफट अपने कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खा पाऊं। ठीक है। कुछ देर बाद सुहानी अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहुरानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह सुहानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां सुहानी चारों तरफ कच्चे आम को ढूंढने लगती है।
क्या जुल्म है, पूरी रसोई छान मार ली पर कहीं कच्चे आम दिखाई नहीं दे रहे। एक बार फ्रिज भी खोल के देखती हूँ। सुहानी को फ्रिज में भी चारों तरफ कच्चे आम नजर नहीं आते। फ्रिज में भी कहीं नहीं है कच्चे आम। अब कैसे बनाकर खाऊं अपने मनपसंद कच्चे आम के पकौड़े। तभी पसीने में भीगती हुई और आंचल से पसीना पोंछती हुई सुहानी की जेठानी रसोई में आती है। हाँ, कितनी गर्मी पड़ रही है। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, वो मैं कच्चे आम ढूंढ रही थी रसोई में, पर चारों तरफ देख लिया, कहीं कच्चे आम ही नहीं मिले। क्या कहा? कच्चे आम? इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम्हें गर्म फल ही खाने? तुम्हें पता है आम की तासीर कितनी गर्म होती है। इतनी गर्मी में कच्चे आम खाना ठीक नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए तरबूज मंगा दूं? नहीं, तरबूज नहीं, कच्चे आम जेठानी जी, क्योंकि मुझे कच्चे आम के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ, पर देवरानी जी गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए कम ही बनाना अपने कच्चे आम के पकौड़े। ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी ठीक है जेठानी जी, मैं कम ही खाऊंगी। अब सुहानी ऑनलाइन मंगाई कच्चे आम को अच्छे से धोकर काट कर उसके अंदर बेसन, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी मिलाकर गरम गरम कच्चे आम के पकौड़े बनाती है और ससुराल वालों को अन्य व्यंजन के साथ आम के पकौड़े भी परोसती है। रजनी जैसे ही आम के पकौड़े खाती है उसके दांतों में एक खटास लगती है। रजनी दोनों हाथ से अपने मुंह को पकड़ी हुई कहती है, आह मेरे दांत, ये क्या बनाया है बहू, खट्टा खट्टा। माँ जी, देवरानी जी ने कच्चे आम के पकौड़े बनाए हैं। क्या? कच्चे आम के पकौड़े? अरे कच्चे आम के आम पापड़, कच्चे आम का अचार तो सुना था, पर ये कच्चे आम के पकौड़े कौन खाता है? मैं खाती हूँ ना कच्चे आम के पकौड़े, आप भी खाइए, आपको भी मजा आएगा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इसी तरह अब रात के खाने में भी सुहानी ढेर सारे कच्चे आम के पकौड़े बनाकर घर वालों को परोसती है। ये क्या सुहानी, तुमने फिर से कच्चे आम के पकौड़े बना दिए? ये क्या बहू, तूने कच्चे आम के सिवा कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई, ये जानते हुए कि हमें कच्चे आम के पकौड़े खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। वही तो माँ जी, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से देवरानी जी को गरम तासीर का कच्चा आम, वो भी तेल मसाले में तल के पकौड़े बना के खाना होता है। अगर यही हाल रहा तो जल्दी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम कमजोर है क्या जेठानी जी, जो 2 से 4 कच्चे आम के पकौड़े नहीं पचा सकती? आप लोगों को खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। मैं तो खा रही हूँ अपने कच्चे आम के गर्मा गर्म पकौड़े। अब जहां सारा परिवार सुहानी के कच्चे आम के पकौड़े से परेशान था, वहीं सुहानी बड़े ही स्वाद लेकर कच्चे आम के पकौड़ों को खा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब इसी तरह सुहानी रोज कच्चे आम के पकौड़े बना रही थी। तभी एक दिन रजनी गुस्से में भड़कते हुए डाइनिंग टेबल से खड़ी होकर, बस बहुत हो गया, अब एक और बार इस घर में कच्चे आम के पकौड़े छोटी बहू तुमने बनाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझा दे रही हूँ तुम्हें। क्या जोरदार फटकार सुनाया सासू माँ ने देवरानी जी को। मजा आ गया सुनकर। शांत हो जाइए माँ जी, शांत हो जाइए। नहीं बनाएंगी देवरानी जी अब कच्चे आम के पकौड़े। बोलो सुहानी, बनाओगी क्या? नहीं जेठानी जी, हरगिज नहीं, अब नहीं बनाऊंगी कभी भी कच्चे आम के पकौड़े। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते और सुहानी कच्चे आम के पकौड़े खाने के लिए तरस जाती है। तभी एक दिन सुहानी कमरे में बैठी हुई, 3 महीने हो गए और अब तक मैंने एक भी कच्चे आम के पकौड़े नहीं खाए। अगर यही हाल रहा तो आम का सीजन ही खत्म हो जाएगा और मैं अपने मनपसंद कच्चे आम के पकौड़े खा ही नहीं पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा ताकि मेरे ससुराल वाले मुझे कच्चे आम खरीद कर ला कर दें। अगले दिन सुबह सुहानी प्रेगनेंसी किट पर गन्ने का जूस गिराकर पॉजिटिव मार्क लेकर अपने पति के पास आती है। आलोक जी, गुड न्यूज, आप पापा बनने वाले हैं। आलोक खुशी से झूमता हुआ घुटनों के बल बैठकर अपना सर सुहानी के पेट पर रखकर, सुहानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। चलो चलकर ये बात घर में सभी को बताते हैं। सुहानी के साथ आलोक हॉल में आता है और ये बात अपने पूरे परिवार वालों से कहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बता बहू, तू आज क्या खाना चाहती है, मैं वही खिलाऊंगी तुझे। अच्छा मौका है माँ जी से कच्चे आम मंगवाने का। माँ जी, अभी तो मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो आप कच्चे आम ला दीजिए ना बाजार से। गई भैंस पानी में, मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हो गई। अब तो भरी गर्मी में जी भर के मेरी देवरानी कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खाएगी और हमें भी खिलाएगी। अरे बड़ी बहू, तू कहाँ खो गई? जा बाजार से अपनी देवरानी के लिए कच्चे आम खरीद कर लिया। क्या माँ जी, आपको पता बाहर कितनी गर्मी हो रही है? अब इतनी गर्मी में मैं कच्चे आम खरीदने जाऊं? अरे तो क्या हो गया, तू कौन सा ऐश्वर्या राय है जो धूप में तेरी त्वचा काली हो जाएगी? जा फटाफट कच्चे आम खरीद कर लिया। अब प्रज्ञा कड़कड़ाती हुई धूप में गर्मी में पसीना पोंछती हुई बाजार से कच्चे आम खरीदती है। भैया, ये कच्चे आम 5 किलो कर दो। जी रुकिए, मैं अभी कर देता हूँ। अब प्रज्ञा कच्चे आम लेकर अपनी देवरानी को देती है। अब शाम को आलोक भी ढेर सारा कच्चे आम खरीद कर ले आता है। वहीं गली के बाहर रजनी भी कच्चे आम खरीद लेती है।
बाप रे बाप, नहीं मिला तो नहीं मिला, और मिला तो इतना मिल गया कि जहाँ देखो वहीं कच्चे आम नजर आ रहे। अब तो जी भर के अपने कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खाऊंगी। अब सुहानी तीनों टाइम कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खाती रहती है। घर वाले भी उसे ये सोचकर नहीं रोकते कि वो पेट से है। वहीं उसकी सास खुश होती हुई, बहुत खट्टा खाती है मेरी बहू, देखना प्रज्ञा तेरी देवरानी का बच्चा बड़ा ही नटखट पैदा होगा। तभी एक रात सुहानी रसोई से कच्चे आम के पकौड़े मुट्ठी में भरकर अपने कमरे में ले जा रही थी, जिसे देख उसकी जेठानी कहती है, देवरानी जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप प्रेग्नेंट है और इतना ज्यादा कच्चा आम खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आम गर्म होता है, इससे आपके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। हाँ हाँ मेरी भोली जेठानी कितनी फिक्र कर रही है मेरी। ठीक है जेठानी जी, अभी खा लेती हूँ, कल से कम कर दूंगी खाना। वहीं कमरे में आलोक छोटे बच्चों के कपड़े हाथ में लेकर सुहानी को दिखाते हुए, सुहानी ये देखो, ऑफिस से आते वक्त मैंने छोटे बच्चों के कुछ कपड़े खरीदे थे। देखो, अगर लड़की हुई तो उसके ऊपर ये प्रिंसेस वाला फ्रॉक कितना अच्छा लगेगा ना, और अगर बेटा हुआ तो उसके लिए ये पैंट शर्ट। अरे यार, मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं बच्चों को लेकर। हाँ ठीक है, चलो अब आराम कर लेते हैं। दूसरी तरफ सुहानी ने इतने ज्यादा कच्चे आम के पकौड़े खा लिए थे कि अगले दिन सुबह बेड पर लेटे लेटे उसे वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और सभी लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। पेशेंट ने खाने में गर्म तासीर का डाइट ज्यादा लिया है, जिस वजह से उनके पेट में गर्मी हो गई है और इसलिए उन्हें बार बार उल्टी आ रही है। फिलहाल अभी वो ठीक है। चलो भगवान का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर, और उसके पेट में जो बच्चा है वो तो ठीक है ना, उसे तो कोई खतरा नहीं है? बच्चा? कैसा बच्चा? वो मेरी बहू प्रेग्नेंट है ना। नहीं तो, आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है? क्या मेरी देवरानी प्रेग्नेंट नहीं है? इसका मतलब देवरानी जी आपने हमसे झूठ कहा। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ताकि मैं अपने मनपसंद कच्चे आम के पकौड़े निश्चिंत होकर खा सकूं। क्या तूने हमसे झूठ कहा? बहू तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, हमें झूठा सपना दिखाते हुए? छी, 2 कौड़ी के कच्चे आम के पकौड़े खाने के लिए बहू तुम्हारी भावनाओं से खेलती रही। देवरानी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए माँ जी को कितनी तकलीफ हो रही है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और देखिए मुझे मेरी गलती की सजा भी मिल गई है। कच्चे आम के पकौड़े जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से देखिए मेरी सेहत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, और अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी कच्चे आम के पकौड़े खाना तो दूर, कच्चे आम की तरफ देखूंगी भी नहीं। माँ, सुहानी को उसकी गलती का एहसास हो गया है, अब आप उसे माफ कर दीजिए, और अगर आप उसे माफ करेंगी तभी तो मैं आपको जल्दी खुशखबरी सुना पाऊंगा। आलोक की बातें सुनकर रजनी मुस्कुराती है और अपनी बहू की सारी गलतियां माफ कर देती है।